जय हिंद और नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबका ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी की इस विशेष साप्ताहिक श्रृंखला में जो मात्र और मात्र महत्वपूर्ण कानूनों के अध्ययन हेतु समर्पित है। इस सीरीज के तहत, इस श्रृंखला के तहत हमने कई सारे महत्वपूर्ण कानून देखे। जैसे आपको दृश्यमान है यह बुक, जिसको हम आधार बनाकर यह श्रृंखला को चला रहे हैं। यह बुक दरअसल 12 विभागों में विभाजित है और इन 12 विभागों में लगभग 100 से अधिक महत्वपूर्ण कानूनों की यहाँ चर्चा की गई है, जिनमें से हमने भी करीब 20 कानूनों के ऊपर चर्चा करी है। आज हम लोग चौथे विभाग में खड़े हैं और यह चौथा विभाग महिलाओं के संरक्षण को समर्पित है। यहाँ कुल 5 कानून दिए हुए हैं, जिनमें से 3 का अध्ययन हमने संपूर्ण किया और 2 का अध्ययन अभी बाकी है, जिनमें से एक के ऊपर अध्ययन आज करेंगे। दोनों ही जो बाकी है वो मुस्लिम महिलाओं को समर्पित है। एक है मुस्लिम महिलाओं का प्रोटेक्शन ऑन मैरिज और दूसरा है मुस्लिम महिलाओं का जो प्रोटेक्शन है फ्रॉम डाइवोर्स। दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, चर्चा करेंगे। और जैसे आपको मालूम है कि यह कानून बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अगर आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको यह सेशंस जो है वे बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आप समय निकालकर इन सेशनों का अध्ययन कीजिए, आपको यह फायदा करेंगे, आपको यह उपयोगी होंगे। आज जिस कानून की बात करने वाले हैं, जिसका टाइटल आपको दृश्यमान है, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट। जो मुस्लिम महिलाओं के जो अधिकार है शादी को लेकर, उसकी यहाँ चर्चा की गई है। 2019 का यह कानून है और बहुत ही पीछे से आया। इसका मूलभूत उद्देश्य यह है कि जो तलाक बिद्दत की जो रिवाज था, जो बहुत ही गलत था, जो चल रहा था, जिससे काफ़ी सारी मुस्लिम महिलाओं का घर उजड़ गया, उनके साथ अन्याय होते थे। यह अन्याय को अटकाने के लिए, इसको रोकने के लिए यह कानून यहाँ पारित किया गया है। सर्वप्रथम यह कानून ऑर्डिनेंस के रूप में, यानी कि अध्यादेश के रूप में चल रहा था, मगर फिर 2019 में यह जो है ऑर्डिनेंस ने एक कानून का संपूर्ण स्वरूप ले लिया है। तो अब इसकी चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या क्या प्रावधान है और इस्लाम धर्म के हिसाब से, उस रिवाज के हिसाब से हम लोग डाइवोर्स का जो बाइफर्केशन है वो भी देखेंगे। कुल 4 प्रकार के बाइफर्केशंस इस्लामी कल्चर के तहत पाए जाते हैं, इनका यहाँ हम लोग थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। और साथ में जो मुख्य जो है इसकी प्रावधान है, सबसे प्रथम तो पूर्व भूमिका देखेंगे, मगर उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोविजंस यानी कि मुख्य प्रावधान देखेंगे। महत्वपूर्ण जो प्रावधान है उसकी बात करेंगे और साथ ही में अगर इसके कोई टीका है, अगर इसका कोई महत्व है तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे हमारी मुख्य चर्चा, जिसमें हमें समझना है कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कल्चर एंड ट्रेडिशन डाइवोर्स क्या होता है और किस प्रकार के डाइवोर्स होते हैं। तो सबसे प्रथम तो मैं आपको बता दूं कि इस्लाम के तहत, इस्लाम के अधीन ऐसा कहा जाता है कि जो विवाह है वो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है और अगर 2 पक्षों के बीच में विवाह हो गया तो स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम डाइवोर्स हो सकता है। उसमें उन लोगों को कोई आपत्ति नजर नहीं आती। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हिंदू समाज की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो डाइवोर्स जो है वो एक कलंकित चीज मानी जाती है। वहीं जो विवाह है वो एक प्रकार का पवित्र संबंध माना जाता है। मगर यहाँ इस्लाम में ये एक भिन्नता है। जो विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट सामान्य सा मानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मात्र मानते हैं, और वहीं डाइवोर्स को उसका एक स्वाभाविक परिणाम मानते हैं कि अगर 2 पक्ष विवाह के लिए राजी हुए तो कोई आश्चर्य नहीं है कि भविष्य में वे 2 पक्ष डाइवोर्स ले ले, वे 2 पक्ष तलाक ले ले। ठीक है, तो यहाँ एक अलग नजरिया है जिसके तहत हमें देखना है। और यही इस्लामी ट्रेडिशन के तहत 4 प्रकार के डाइवोर्स, 4 प्रकार के तलाक जो है वो यहाँ जो है विभाजित किए गए हैं, जिसको हम लोग यहाँ एक के बाद एक देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे प्रथम है डाइवोर्स बाय हस्बैंड, जो कि एक पक्ष होता है किसी भी विवाह में। एक पक्ष पुरुष का होता है, पुरुष व्यक्ति होता है, एक महिला व्यक्ति होती है, जिनमें से पुरुष जो होता है वो हस्बैंड होता है। उसके द्वारा इस्लाम के तहत 2 प्रकार से डाइवोर्स दिए जाते हैं। सबसे प्रथम है तलाक उल सुन्ना और दूसरा है तलाक ए बिद्दत। देखिए, तलाक उल सुन्ना जो है वो एक प्रकार से जो प्रोफेट मोहम्मद ने जो बातें कही थी उनको मानने के साथ यहाँ डाइवोर्स किया जाता है। हमें समझना है, जो प्रोफेट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके तहत, उसके अधीन यहाँ डाइवोर्स होता है। यह डाइवोर्स रिवोकेबल है, यानी कि इसे परिवर्तित कर सकते हैं। अगर किसी हस्बैंड ने किसी
जो है पुरुष व्यक्ति ने अगर निर्णय ले भी लिया है तो उसे फिर से उलट सकते हैं, वो प्रोविजन यहाँ तलाक अल सुन्ना में मौजूद है। ये हमें देखना है। और ये एक प्रकार से प्रॉफिट का जो आदेश था उसके अधीन यहाँ डाइवोर्स लिया जाता है। और अगर इसमें भी हम लोग थोड़ा गहरा अंदर उतरे तो इसमें भी दो प्रकार के डाइवोर्स हम लोग फर्दर सब बाइफरकेट कर सकते हैं, जिसमें से एक है असन और दूसरा है हसन। ठीक है, उसकी अपनी भिन्नता है, मगर यहाँ हमारे लिए वो थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम लोग यहाँ एकदम एक ओवरव्यू के रूप में देखेंगे कि डाइवोर्स बाय हस्बैंड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तलाक उल सुन्ना और दूसरा होता है तलाक बिद्दत। अब दूसरी है तो वो है तलाक बिद्दत, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। यही चीज के लिए ये पूरा कानून यहाँ आज हमारे सामने है। तलाक बिद्दत, आपको मालूम है कि 3 बार तलाक 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 बोलने से कोई भी पुरुष जो है वो अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है और वो मान्य भी रहता है। मगर यहाँ ये बात हमें सुनिश्चित करनी है कि प्रॉफिट के जो दिए हुए दिशा निर्देश है उसको कंपाइल नहीं करता है, उसके साथ इसका कोई मेल जोल नहीं है। साथ ही में यह इरिवोकेबल है, यानी कि इसे पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसे फिर से घुमा नहीं जा सकता, घुमाया या इसे फिर से इस निर्णय को उलट नहीं सकते। ठीक है, तो ये तलाक बिद्दत है। और यही तलाक और यही ट्रेडिशन के कारण लाखों मुस्लिम महिलाएं जो है उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहे हैं। गरीब महिलाओं को किसी भी आधार के बिना जो है छोड़ दिया जाता है, उनका त्याग कर दिया जाता है। और जो अन्याय है, जो अत्याचार है, जो यातना है, जो प्रताड़ना है, उनका सामना जो है वो इन महिलाओं को करना पड़ता है। और ये महिलाएं काफ़ी दुखी है, लाखों महिलाएं भारत में आज दुखी है। तो यहाँ तलाक बिद्दत एक प्रकार से हमारा आज का नायक है, जिसको लेकर यह पूरा कानून पारित किया गया, इसे अमल भी करने का प्रयास चल रहा है। अगर दूसरी प्रकार की डाइवोर्स देखें तो वो है डाइवोर्स बाय वाइफ, जिसमें एक है तलाक ताफीद और दूसरा है खुला। देखिए, तलाक ताफीद जो है वो ऐसी कुछ विशिष्ट जो है कुछ प्रावधान है कि कोई विशिष्ट समय में कोई विशिष्ट कॉन्सिक्वेंसेस के अधीन अगर महिला ऐसा निर्णय ले कि उसे अपने पति को छोड़ना है तो वे ले सकती है ऐसा निर्णय, वे अपने पति को छोड़ सकती है। तो वो तलाक ताफीद है, मगर उसमें कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आमतौर पे कहीं पर नोट नहीं किया जाता, कहीं पर उसकी नोंद नहीं ली जाती या नोंद जो है वो नहीं दी जाती। और दूसरा है खुला, यानी कि रिडेम्पशन। तो यहाँ भी महिलाओं को एक स्पेशल पावर मिला हुआ है, जो कि मैरिज डीड में भी उसका उल्लेख नहीं है। तो यहाँ दो प्रकार से महिलाएं अपने पति को जब चाहे तलाक दे सकती है, मगर आमतौर पे महिलाओं के द्वारा इनिशिएट नहीं होता डाइवोर्स, मगर इनिशिएट होता है पुरुषों के द्वारा। और उसमें भी जो इरिवोकेबल जो मेथड है, जो प्रॉफिट के दिशा निर्देशों के साथ, प्रॉफिट के डिक्टेशन के साथ जो कंपेल नहीं करती, उनका सहारा लेकर महिलाओं को जो है छोड़ दिया जाता है। महिलाओं को आधे सफ़र में ही, बीच रास्ते पर ही छोड़ दिया जाता है। अब अगर तीसरा मुद्दा देखें तो वो है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। दोनों पक्षों में अगर दोनों पक्ष सहमत हो और दोनों पक्षों की सहमति से अगर तलाक लिया जाए तो उसे डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट कहते हैं। इसमें भी दो प्रकार है, एक है खुला और दूसरा एक और है, मगर उसमें मैं अंदर नहीं उतरना है, वो थोड़ा डिटेल्ड है, जो कि हमारे कोई काम का नहीं है, मगर यहाँ हमें मात्र और मात्र ओवरव्यू ही लेना है। तो यह तीसरा प्रकार है। पहला प्रकार डाइवोर्स बाय हस्बैंड, दूसरा प्रकार डाइवोर्स बाय वुमेन, और तीसरा प्रकार है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। इसमें दोनों पक्षों के परिवार भी आपस में मिलजुल कर जो है एक रास्ता निकालने का प्रयास करते हैं, डाइवोर्स करने का प्रयास करते हैं। और चौथा जो कि आखिरी है वो है डाइवोर्स बाय जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसमें दो प्रकार के हैं, एक है लियान और दूसरा है फक्स। लियान में आमतौर पे जो पुरुष होते हैं, वे पुरुष जब अपनी पत्नी के ऊपर वो गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, तब ये प्रकार का डाइवोर्स जो है वो दिया जाता है, कोर्ट के द्वारा ही दिया जाता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग के द्वारा ही दिया जाता है। और जो दूसरे प्रकार का है वो है फक्स। इसमें अगर
कोर्ट को लगे कि जो महिला है उसकी जो परिस्थिति है वो थोड़ी सी दुर्बल है, खराब है रहने की परिस्थिति, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट जो है वो एक डाइवोर्स का ऑर्डर इश्यू कर सकता है और इस प्रकार से डाइवोर्स हो सकते हैं। तो हमने कुल 4 प्रकार के डाइवोर्स देखे अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशन एंड इस्लामिक कस्टम, जिनमें सबसे प्रथम है डाइवोर्स बाय हस्बैंड। उसमें भी 2 प्रकार है, तलाक अल सुना, तलाक ए बिद्दत। तलाक ए बिद्दत जो कि आज का नायक है और यही कंट्रोवर्शियल है सबसे ज़्यादा, और इसके लिए ही इसको ही बैन करने के लिए, इसको ही प्रतिबंधित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह कानून पारित किया गया है। और दूसरा जो प्रकार है वो है डाइवोर्स बाय वाइफ। उसमें भी 2 प्रकार है, तलाक ए तौफीद और खुला, जो कि एक प्रकार का रिडेम्पशन है। फिर तीसरा प्रकार है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, वो भी 2 प्रकार उसमें हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं, मगर यहाँ हमारे लिए उसकी जो यूटिलिटी है वो बहुत ही कम है। और वहीं जो चौथा प्रकार है वो है डाइवोर्स बाय जुडिशियल प्रोसीडिंग्स विच इंक्लूड्स लियान एंड फक्स। तो ये बैकग्राउंड था जो कि यहाँ हमें देखना था इस कानून को अच्छी तरीके से समझने के लिए। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं यह कानून की। तो 2 मुख्य ऑब्जेक्टिव इस कानून के, जिसके तहत सबसे प्रथम है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मैरिड मुस्लिम वुमेन। जो विवाहित मुस्लिम महिलाएं हैं उनका हक जो है, उनका अधिकार जो है, उसको बचाने का काम, उसको बचाने के उद्देश्य के साथ यह कानून घड़ा गया था, यह कानून को पारित किया गया। और वहीं दूसरा है टू प्रोहिबिट डाइवोर्स बाय प्रोनाउंसिंग तलाक बाय देयर हस्बैंड। और जो एक बहुत ही डीमोटिवेट करने वाली जो प्रैक्टिस चल रही थी आज दिन तक पूरे जो है भारत खंड में, वो प्रैक्टिस को यहाँ खत्म करने की बात की गई है इस कानून के द्वारा, जो कि हस्बैंड के द्वारा जो है फ्रिक्वेंटली इसे यूज़ किया जाता था। इसका एक्चुअली मिसयूज़ किया जाता था अपनी पत्नियों के खिलाफ और उन्हें तलाक देने के लिए। तो यहाँ 2 ऑब्जेक्टिव के साथ यह कानून पारित किया गया था। अब इसके महत्वपूर्ण प्रावधान देखते हैं। सबसे प्रथम इसमें है तलाक को हमें समझना है। इट मीन्स तलाक ए बिद्दत और अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्स विच रिजल्ट इन द इंस्टेंटेनियस एंड इररिवर्केबल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। यस, तलाक ए बिद्दत जो हमने देखा था, जो कि इररिवर्केबल था, उसे पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता था, और वहीं इंस्टेंटेनियस था, यानी कि तत्काल। जैसे ही यह 3 बार प्रोनाउंसिएशन कोई हस्बैंड कर दे, अगर किसी भी फॉर्म में, चाहे लिखित हो, चाहे मौखिक हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, तो यह एक प्रकार का डाइवोर्स गिना जाता, जो कि इररिवर्केबल था, उसे पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। एंड यह प्रॉफेट मोहम्मद ने जो डिक्टेशन दिया है उसको, उसके साथ भी यह कंप्लाई नहीं करता है। इस प्रकार का यह डाइवोर्स का प्रकार है। फिर उसके बाद तलाक टू बी वॉइड एंड इलीगल। यस, इस प्रकार से जो तलाक दिया जाएगा वो वॉइड एंड इलीगल गिना जाएगा। वॉइड यानी कि 0, शून्य गिना जाएगा, और इलीगल यानी कि अवैध, अवैध यानी कि एक प्रकार से गुनाह माना जाएगा। देखेंगे, द एक्ट डिक्लेयर्स सच तलाक इन स्पोकन, रिटन एंड इलेक्ट्रॉनिक और एनी अदर फॉर्म एज void and illegal. The punishment for pronouncing such talaq by husband upon his wife can extend up to 3 years and may also include fine. तो यहाँ तलाक ए बिद्दत को क्रिमिनलाइज करने की प्रोसेस यहाँ की गई है, इसे क्रिमिनलाइज किया गया है, और जिस हस्बैंड के द्वारा इसकी प्रैक्टिस हो, इसका यूज हो, उन्हें 3 वर्षों तक की सजा का प्रावधान है यह कानून के तहत, और उन्हें आर्थिक जुर्माना भी हो सकता है जो उसे पे करना पड़े। फिर उसके बाद सब्सिस्टेंस अलाउंस। अगर तलाक ए बिद्दत का मामला हो गया है और यह मामला जुडिशियल हमारी जो सिस्टम है उसके पास चला गया है, और ऐसा सर्कमस्टेंसेस में अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि जो महिला है उसे गुजारा भत्ते की ज़रूरत है, उसे पैसे की ज़रूरत है अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं अपने हस्बैंड को, आई मीन पत्नी के हस्बैंड को, कि आपको इनको कंपेंसेशन देना चाहिए, गुजारा भत्ता देना चाहिए, या एक प्रकार से सब्सिस्टेंस अलाउंस देना चाहिए। द मजिस्ट्रेट में डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सच अलाउंस फॉर वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन टू बी गिवन बाय द हस्बैंड टू हिज वाइफ अपॉन whom such तलाक इज प्रोनाउंस्ड। यस, अगर महिला हो तो मात्र महिला के जीवन निर्वाह के लिए, और अगर साथ में बच्चे भी हो तो उनके भी जीवन निर्वाह के लिए मजिस्ट्रेट जो है वो यह हस्बैंड को, जिसने तलाक दिया है अपनी पत्नी को, उसे ऑर्डर कर सकते हैं पैसा देने के लिए, अलाउंस देने के लिए। कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन। द कस्टडी ऑफ माइनर चिल्ड्रन शैल बी विद द वुमन। यस, ये वुमेन के फेवर का ही आमतौर पे
जो सामान्य रूप से अगर देखें तो ये कानून है, तो यहाँ 100% जो माइनर बच्चे हैं उनकी कस्टडी महिलाओं के पास ही रहेगी आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक इन अ मैनर डिसाइडेड बाय द मजिस्ट्रेट। तो ये इसके कुछ मुख्य प्रावधान थे। अब आगे देखें तो यह एक प्रकार का कोग्जिनेबल एंड कंपाउंडेबल ऑफेंस है। देखिए, कोग्जिनेबल यानी कि ऐसा ऑफेंस कि जिसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो पुलिस ऑफिसर है, जो एनफोर्समेंट एजेंसी का जो अफसर है, उसे अरेस्ट करने के लिए कोई वारंट की जरूरत नहीं होती, कोई कागज की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे जो गुनाह होते हैं उन्हें कोग्जिनेबल कहा जाता है। और वहीं जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है न्याय की दुनिया में कि जो डिस्प्यूट, जो संघर्ष बाहर ही दोनों पक्षों के बीच में ही जो है उसका सॉल्यूशन अगर आ जाए, अगर उसका जो निराकरण है वो बाहर ही आ जाए आउट ऑफ जुडिशियल बॉक्स, तो उसे कंपाउंडेबल ऑफेंस कह सकते हैं। तो यहाँ ये पॉसिबल है, दोनों पक्ष पहले डिस्प्यूट में आए यानी कि पति और पत्नी, फिर बाद में दोनों आपस में दोनों ने समाधान कर लिया, दोनों ने जो है यह समस्या का हल निकाल लिया विदाउट एनी टाइप ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन, तो उसे कंपाउंडेबल कहते हैं। तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखेंगे, इफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच तलाक इज गिवन टू द ऑफिसर इन द पुलिस स्टेशन बाय द वुमेन ऑन whom such तलाक इज इन्फ्लिक्टेड or any person related to her by blood or by marriage, then the offense shall be treated as a cognizable offense। अगर किसी भी महिला ने पुलिस स्टेशन में एक बार पुलिस अफसर को अगर एक बार बता दिया कि उसके साथ इस प्रकार की घटना हुई है, इस प्रकार का व्यवहार हुआ है, या महिला ने बताया या उसके कोई करीबी भाई ने या उसके कोई रिलेटिव ने बताया, तो यहाँ यह एक प्रकार का कोग्जिनेबल गुना बन सकता है। उसके बाद ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द मैरिड वुमेन अपॉन हुम तलाक इज प्रोनाउंस्ड, द मजिस्ट्रेट में डिटरमाइन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑफेंस टू बी कंपाउंडेबल। यस, तो महिला की रिक्वेस्ट से यहाँ अगर ऐसा लगे महिला को कि डिस्प्यूट जो है उसको रिजोल्व कर लेना चाहिए, तो वे मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट कर सकती है और मजिस्ट्रेट यह रिक्वेस्ट को ध्यान में रख के सजा कम कर सकते हैं, सजा शून्य भी कर सकते हैं। प्रोविजन ऑफ बेल यानी कि जो पैरल का जो प्रावधान है उसके बारे में, बेल कैनॉट बी ग्रांटेड टू द एक्यूज्ड हस्बैंड अनलेस द मजिस्ट्रेट हियर्स द मैरिड मुस्लिम वुमन एंड इज सेटिस्फाइड दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू ग्रांट द बेल। यस, बेल आमतौर पे ऐसे नहीं मिलती, मगर अगर महिला मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करे कि आपको जो है यह उसके पति को छोड़ देना चाहिए, और अगर मजिस्ट्रेट को यह बात वाजिबी लगे, रीजनेबल लगे, इन दैट केस मजिस्ट्रेट जो है वो बेल ग्रांट कर सकता है। अन्यथा बेल जो है वो ऐसे गुनाहों में नहीं मिलती, क्योंकि ये कोग्जिनेबल गुनाह है। अब यहाँ तक हमने देखा कि महत्वपूर्ण प्रावधान थे जिनका जिक्र हमने किया, और देखा कि कैसे यह तलाक बिद्दत को खत्म करने के लिए उसे अवैध पहले तो घोषित किया गया, और उसे एक प्रकार का गुनाह भी माना गया, और गुनाह के सजा के प्रावधानों का भी इंतजाम किया गया। अब यहाँ देखना है कि इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे प्रथम क्रिटिसिज्म से बात शुरू करेंगे। सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है कि यह जो कानून है वो महिलाओं के लिए है, मगर इस कानून को बनाया पुरुषों ने है। जो पुरुष बहुल हमारी संसद है उसके द्वारा यह कानून पारित किया गया, जो कि बना है महिलाओं के लिए। अगर भारत का पार्लियामेंट देखे तो मात्र और मात्र 14% महिला ही MP है भारत के सेंट्रल लेजिस्लेचर में, मात्र और मात्र 14%। तो ये एक बहुत ही कम उनका योगदान है कानून घड़ने में, कानूनों की चर्चा करने में। तो ऐसे में कहा जाता है कि पुरुषों के द्वारा, पुरुष बहुल संसद के द्वारा कानून जो महिलाओं के लिए बनाया गया है यह संतोषजनक नहीं है। तो ये इसका प्रथम क्रिटिसिज्म है। पुरुष बहुल संसद में कानून का निर्माण। फिर दूसरा ये है कि भारत में आज जो सिस्टम है वो पैट्रियार्कल है, यानी कि पुरुष प्रधान समाज है। तो ये एक प्रकार से पुरुष वर्ग के लिए भी एक प्रकार से यह झटका है। तो यहाँ क्रिटिसिज्म में हम लोग ये मुद्दा भी हम लोग गिन सकते हैं कि यहाँ पुरुष प्रधान समाज में
पुरुष प्रधान समाज में महिला समर्पित या समर्थित महिला समर्थित कानून। तो ये भी एक अपने आप में इसके क्रिटिसिज्म की बात हम लोग कह सकते हैं। फिर यहाँ एक और मुद्दा है जो कि हम लोग क्रिटिसिज्म में इंक्लूड कर सकते हैं, और ये मुद्दा ये है कि डिवोर्स जो है वो आमतौर पे एक प्रकार का सिविल मुकदमा है, यानी कि इट्स नॉट अ क्रिमिनल, इट्स अ सिविल मैटर। तो यहाँ जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका जो डिवोर्स होता है उससे क्रिमिनल क्यों ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, तो ये भी एक इसका बड़ा क्रिटिसिज्म है, क्योंकि आमतौर पर डाइवोर्स जो होता है वो सिविल होता है, मगर यहाँ क्रिमिनल जो प्रोसीजर है उसका क्यों समावेशन किया जाता है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूं डाइवोर्स ए सिविल मैटर, जिसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। तो ये बात रही क्रिटिसिज्म की मुख्य रूप से 3 बिंदु। सबसे प्रथम बिंदु, पुरुष बहुल संसद में महिलाओं के लिए महिलाओं को समर्पित कानून का निर्माण अपना अपना क्रिटिसिज्म है। दूसरा, पुरुष प्रधान समाज में महिला समर्थित कानून, यह भी एक अपने आप में क्रिटिसिज्म है। हालांकि यह क्रिटिसिज्म पूर्ण रूप से नहीं है, मात्र और मात्र एक पर्सपेक्टिव से है। और जो तीसरा है वो है डाइवोर्स जो है वो एक सिविल मैटर है जिसको क्रिमिनलाइज किया जाता है, वो भी अपने आप में एक गलत बात है। अब बारी है इंपॉर्टेंस की, जो कि हमें देखना है। इंपॉर्टेंस इसका सबसे प्रथम तो यही है जिसका जिक्र मैंने आगे इस उपाख्यान में किया, और वो ये है कि लाखों महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, लाखों महिलाओं को जो पीड़ा का सामना करना पड़ रहा था, पीड़ाएं, यातनाएं, प्रताड़नाएं, वो इससे बंद हो जाएगी। और जो धाराशास्त्री है, प्रखर धाराशास्त्री जो विशेषज्ञ है, उनके द्वारा तो ऐसा कहा जाता है कि यह कानून जो है, यह निर्णय दरअसल उतावला था। मगर लाखों मुस्लिम महिलाएं जो कि भारत में निवास करती है, वो इस कानून से बहुत ही खुश है। वो केंद्र सरकार से भी खुश है, वो इस कानून से भी खुश है, क्योंकि यह कानून उनके साथ होते अन्याय को समाप्त करेगा, ऐसी सबको आशा है। तो यहां मैं इंपॉर्टेंस में एक बात लिख सकता हूं कि लाखों मुस्लिम महिलाएं खुश, जो आज दिन तक अन्याय का किसी भी रूप में अन्याय का सामना करती आई है, उनको यहाँ अब एक प्रकार से संरक्षण प्रदान होगा। फिर साथ में यह भी एक बात है कि यह कानून तो पहला कानून है इस दिशा में, मगर दिशा जो है वो बहुत ही सच्ची है, अच्छी है। तो आगे इसी दिशा में अन्य कानून भी बन सकते हैं, और यह कानून उन सब कानूनों के लिए जो भविष्य में आने वाले हैं, महिलाओं के संरक्षण के लिए, मुस्लिम महिलाओं के संरक्षण के लिए, उसका आधार बन सकता है। तो यहाँ ये इसकी एक सबसे बड़ी जो है महत्वता है, आधार भविष्य के कानूनों के लिए। ठीक है, तो हमने कई सारी चीजें देखी। सबसे प्रथम तो इस पूरे उपाख्यान में इस्लामी कल्चर के तहत जो डाइवोर्स के प्रकार है, कुल 4 प्रकार देखे, उसमें भी हमने सब टॉपिक्स देखे, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था वो देखा। फिर बाद में इस कानून का उद्देश्य देखा, फिर महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा की, और आखिरी में हमने क्रिटिसिज्म व इम्पोर्टेंस देखा। तो आज इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले सप्ताह अगले कोई कानून के साथ, अगले अध्ययन के साथ। साथ ही में अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है और सामान्य अभ्यास का अध्ययन करना है, तो आप ग्रोथ माउंट यूपीएससी के साथ आज ही जुड़ सकते हैं। ग्रोथ माउंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक विषयों के ऊपर चर्चा होती है, एडिटोरियल एनालिसिस भी बहुत ही गहरे विश्लेषण के साथ किए जाते हैं। साथ ही में यहाँ यह विशेष श्रृंखला भी चल रही है जो मात्र और मात्र कानूनों के अध्ययन हेतु है। भविष्य में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उनके ऊपर भी हम लोग ऐसी एक सीरीज की योजना कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्द आपके सामने होगी। प्लस इकोनॉमिक्स सर्वे के जो लेक्चर्स है, इकोनॉमिक्स सर्वे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है वित्त मंत्रालय का, परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, सामान्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, उसकी भी एक
इंडिपेंडेंट सीरीज चल रही है, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। साथ ही में स्टैटिक सब्जेक्ट्स जिनमें हाइपोथेसिस प्लेलिस्ट के तहत हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, फिलहाल वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री का दरअसल अभी एक बैकग्राउंड चल रहा है और जो सिलेबस है उसकी शुरुआत हाल नहीं हुई मगर जल्द ही शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। साथ ही में हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आपको अपडेट जो है वो तुरंत ही मिल पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ग्रोथ माउंट यूपीएससी की टीम की जो मेहनत है वो सब तक पहुंचे और सबका ज्ञान जो है उसमें इजाफा हो। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे वॉचिंग ग्रोथ माउंट यूपीएससी।